हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्विद्या क्लासरूम। तो आज के लेक्चर में हम चरक संहिता सूत्र स्थान का 15th चैप्टर दैट इज उपकल्पनियम अध्याय कवर करने वाले हैं। तो उपकल्पनियम अध्याय, इसका नाम उपकल्पनियम अध्याय क्यों है? क्योंकि इसके बारे में इस चैप्टर में हम उपकल्पना मतलब कि क्या योजना होती है, क्या प्रोसीजर होता है पूरा वमन विरेचन, क्या प्रिपरेशंस होती है, वो सब देखने वाले हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या द्रव्य हमें कलेक्ट करके रखने होते हैं। जो हॉस्पिटल होता है, आतुर आल्य जिसको हम बोलते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद हम वमन विरेचन के पूरे प्रोसेसेस को कवर करेंगे एंड देन हम संशोधन का लाभ देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है संशोधन उपयोगी द्रव्य संग्रह, कि हमें संशोधन के लिए जो भी उपयोगी द्रव्य है, जो भी उपयोगी मेडिसिन है, औषधियाँ है, उनको कलेक्ट करके क्यों रखना चाहिए। तो एक तो ये होता है कि जो हमें वमन विरेचन कराना है, संशोधन, आई होप यू ऑल नो कि संशोधन है मतलब कि वमन विरेचन, इन सब की बात करते हैं कि बॉडी से दोषों को बाहर निकाल रहे हैं हम वमन विरेचन के थ्रू। तो हम यहाँ पे हम वमन विरेचन की बात करेंगे। तो हम द्रव्य क्या क्यों यूज़ कर रहे हैं, या तो उनको मतलब हमें यूज़ करना है प्रॉपर वमन विरेचन कराने के लिए, ठीक है। एक तो केस ये हो गया। दूसरा केस ये होता है कि अगर वमन विरेचन कराते हुए किसी को कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई, कोई उपद्रव आ गए, कॉम्प्लिकेशंस आ गई, या कोई इन द प्रोसेस किसी को कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उस चीज़ में हमें कुछ मतलब उसी टाइम मार्केट में ना भागना पड़े, उसी टाइम फार्मेसीज में ना जाना पड़े एंड क्विकली हम उस पेशेंट को ट्रीट कर पाए। तो इसलिए हमारे पास पहले से ही सारी द्रव्य, सारी औषधियाँ हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो हेतु मतलब रीज़न हमें समझ आ गया। एक तो उनका सम्यक प्रयोग, कि उनके प्रयोग से हम वमन विरेचन करा सकते हैं, और दूसरा उपद्रव के समय दैट इज कॉम्प्लिकेशंस के टाइम पे क्विक एक्सेस हो, इसलिए हम उनको पहले से ही अपने पास स्टोर करके रखते हैं। तो इस बात पे अग्निवेश ने बोला, मतलब जो अग्निवेश है उन्होंने बोला कि अगर आप बोल रहे हो कि कॉम्प्लिकेशंस के टाइम पे हमारे पास मेडिसिन स्टोर रखनी चाहिए हमें, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस आए तो हम पेशेंट को ट्रीट कर पाए। लेकिन अगर हम अच्छे वैद्य बनते हैं तो हमारे पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं आनी चाहिए। तो अगर मैं सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के, सारे जो भी मतलब कंडीशंस हैं उनको सोच के समझ के फिर मैं वमन विरेचन कराता हूँ, और फिर भी अगर कंडीशंस आ रही हैं तो फिर ज्ञान का फ़ायदा ही क्या हुआ, ऐसा उन्होंने पूछा। तो उन्होंने क्या बोला कि औषधि का प्रयोग सम्यक रूप से ही होना चाहिए, उपद्रव दैट इज कॉम्प्लिकेशंस की कोई आकांक्षा ही नहीं होनी चाहिए, कि मतलब ऐसा केस तो होना ही नहीं चाहिए कि कॉम्प्लिकेशंस आए, पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है हमारे प्रोसेस की वजह से। तो उस पर आत्रेय ने आंसर दिया कि जितने भी चीज़ें हम सोच विचार करके औषधि का यूज़ करते हैं, जैसे दोष है, भेषज है, देश, काल, बल, शरीर, आहार, साथ में सत्व, प्रकृति, व्यय, इन सारे फैक्टर्स को डिसाइड करके ही हम मतलब इन सारे फैक्टर्स को माइंड में रखते ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है, कितनी औषधि देनी है, कब तक देनी है। लेकिन इन सारे फैक्टर्स की भी ना बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं बॉडी में, मतलब इनकी सूक्ष्म अंतर होते हैं, इनकी अवस्थाओं में बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं। तो इतने माइन्यूट चेंजेस को कोई भी कुशल वैद्य भी मतलब ना गलती कर सकता है पहचानने में, और इसको हम गलती भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इतने माइन्यूट चेंजेस होते हैं कि कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो इट्स नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि वैद्य कुशल नहीं था या वैद्य को नॉलेज नहीं थी, वो स्किल्ड नहीं था इसलिए ऐसे उपद्रव आ रहे हैं। इन सब के माइन्यूट सूक्ष्म अंतर की वजह से जो है कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, फॉर एग्जांपल जैसे बल है, तो बल एज के अकॉर्डिंग चेंज होता है, दिन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। दोष है, दोष का पूरे टाइम बॉडी में कोई सा दोष कम होता है, कोई बढ़ता है। ऋतु के अनुसार दोष का अलग स्टेटस होता है, दिन के अनुसार दोष का अलग स्टेटस होता है, उसके बाद खाना खाने के बाद दोष का अलग स्टेटस होता है। तो बहुत माइन्यूट चेंजेस जो है वो बॉडी में होते रहते हैं सारे फैक्टर्स के, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आना नॉर्मल है। उसके बाद एक टर्म आती है संभार। संभार मतलब वमन विरेचन उपयोगी द्रव्य, कि जो भी औषधियाँ हम यूज़ करते हैं वमन विरेचन में, उनको हम संभार बोलते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद आता है आतुर आल्य निर्माण, दैट इज हॉस्पिटल का क्या स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है चरक संहिता में। तो सबसे पहले बोला गया है कि वास्तु विद्या कुशल,
मतलब कि वो आर्किटेक्ट जिसको पूरे वास्तु की नॉलेज है कि कहाँ पे क्या बनना चाहिए डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, उनसे हम एक प्रशस्त भवन बनवाएंगे, मतलब एक बिल्डिंग बनवाएंगे। और वो बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए? वो बिल्डिंग मजबूत होनी चाहिए, नीवात होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे बहुत तेज़ हवा नहीं आए, हवा अंदर सिर्फ एक ही मार्ग से आए। ऐसा नहीं है कि हर जगह से उसमें हवा आए, नहीं, सिर्फ एक ही मार्ग होना चाहिए जहाँ से हवा अंदर आए, रोगी आराम से घूम फिर सके, उतनी उसमें जगह होनी चाहिए। धूम आतप धूल, मतलब धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, सनलाइट का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए वहाँ पे। और मन के प्रतिकूल, मतलब जो भी इंद्रियों के अर्थ है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मतलब कि ना वहाँ पे ऐसी आवाज़ आए जो हमारे मन को अच्छी ना लगे, ना ऐसा कुछ वहाँ पे पेशेंट को टच होए, ना उसको सुनने को मिले, ना उसको देखने को मिले, ना उसको स्मेल करने को मिले। मतलब पेशेंट के जितने भी इंद्रियाज है उसके प्रतिकूल, मतलब उसके उसके मन के अगेंस्ट, उसके इंद्रियों के कांटेक्ट में कोई भी चीज़ ना आए। तो ऐसी हमारी क्या होनी चाहिए? ऐसा प्रशस्त भवन, ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए किसकी? जो हमारा आतुर आलय होता है, जो हॉस्पिटल होता है उसकी। फिर वहाँ पे एक पानी से भरा हुआ टब होना चाहिए, ओखली मसूल, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। वर्चह स्थान, मतलब वॉशरूम्स होनी चाहिए, स्नान गृह, बाथरूम होना चाहिए, और भोजन गृह जहाँ पे खाना खा सकते हैं और खाना बना सकते हैं, उसके लिए किचन। ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम स्टाफ, कि वहाँ पे जो परिचारक है, जो वहाँ पे सारे प्रोसेसेस करेंगे, मतलब खाना बनाना, पेशेंट का ध्यान रखना, और वमन विरेचन के प्रोसीजर्स कराना, और मतलब उनको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर पेशेंट को स्नान कराना है और स्नेहन स्वेदन कराना है, वमन विरेचन कराना है, तो वो कैसे होने चाहिए। तो शील, मतलब पवित्र आचरण होना चाहिए, शौच साफ सुथरे होने चाहिए, हाइजीन उनका मेंटेन होना चाहिए, आचार मतलब उनका नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए, अनुराग कि पेशेंट को लेके उनके दिल में एक प्रेम की भावना होनी चाहिए, उनके पेशेंट के टुवर्ड्स केयर और लव वो शो करें, ऐसे होने चाहिए। और दाक्ष्य, दैट इज स्किल्ड होने चाहिए। तो ये क्या क्वालिटीज़ हो गई? ये परिचारक, जो भी स्टाफ हमारे हॉस्पिटल में होंगे उनकी क्वालिटीज़ है, जो भी नर्सेस स्टाफ होंगे उनकी। फिर आते हैं द्रव्य, जो कॉमनली यूज्ड द्रव्य है, जो हमारे हॉस्पिटल में होने ही चाहिए। वो क्या क्या है? मांस रस होना चाहिए, दूध देने के लिए गाय होनी चाहिए जिसको कोई डिजीज ना हो, पात्र होने चाहिए, कपास दैट इज कॉटन होनी चाहिए, पलंग के ऊपर बिछाने के लिए चद्दर, प्रच्छद दैट इज ओढ़ने के लिए चद्दर होनी चाहिए, उपधान दैट इज पिलोज होने चाहिए, स्नेहन स्वेदन अभ्यंग प्रदेह परिषेक अनुलेपन वमन विरेचन बस्ती शिरो विरेचन, मतलब जो भी हमारे प्रोसेसेस है उनके लिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद कुछ कॉमन चीज़ें जैसे कि घृत, तेल, वसा, मज्जा, मधु, फाणित, सेंधव, लवण, ये सारे स्नेहन के लिए हैं, ये सारे वमन के लिए है। फिर ईंधन, सिलेंडर या गैस होना चाहिए जिसके थ्रू हम खाना बना सकते हैं। पानी, सीधु, सौविरक्त, शोधक, दधी, ये सारे उसको खाने के लिए जो हम भोजन देंगे वो सब वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद ये शाली, मुद्ग, माश, शाली चावल होते हैं, चावल की एक वैरायटी है। मुद्ग माश हमारे दाल हो गई, यव, तिल, कुल्थी, कुल्थी भी दाल है, बेर, मुनक्का, हरीत की, विभीत की, आंवले की, ये सारे ऐसे टाइप के हमारे द्रव्य होने चाहिए। तो ये था हमारा कि हमें संशोधन द्रव्य की क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो एक आतुरालय का बेसिक स्ट्रक्चर है, एक हॉस्पिटल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है एज पर चरक संहिता, वो कैसा होना चाहिए वो हमने कवर किया। अब आता है वमन विधि। तो वमन से आप लोग क्या समझते हो? वमन मतलब अगर लेमैन लैंग्वेज में बताऊं कि वॉमिटिंग इंड्यूस कराना है ना, तो वमन में हम क्या करा रहे हैं? बेसिक हमारा एम है वॉमिटिंग इंड्यूस कराना। तो उसकी विधि हमें देखनी है, मतलब उसका जो पूरा प्रोसीजर है वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले आता है पूर्व कर्म। तो हमने 15th चैप्टर से पहले 13th और 14th चैप्टर कवर करे थे। वो कौन कौन से थे? स्नेहन और स्वेदन। और हमने बोला था कि जो संशोधन कर्म होते हैं वमन विरेचन, उनका जो पूर्व कर्म होता है वो होता है स्नेहन और स्वेदन। तो पूर्व कर्म में क्या आ जाएगा? सबसे पहले हम जो हमारा पेशेंट है उसको पहले नॉर्मल रिलैक्स कराएंगे, उसके बाद उसका स्नेहन स्वेदन कराएंगे। तो जब शारीरिक या मानसिक तीव्र व्याधि शांत हो जाए, मतलब कि पेशेंट पैनिक ना कर रहा हो, मेंटली फिजिकली थोड़ा रिलैक्स हो जाए और थोड़ा स्वस्थ हो जाए, तब और उसका स्नेहन और स्वेदन उचित रूप से हो जाए और उसका पहले का खाया हुआ भोजन पच जाए,
हम देख रहे हैं अभी कि वमन की विधि स्टार्ट करने से पहले क्या क्या कंडीशंस हम चेक करते हैं पेशेंट में। तो हमने क्या क्या बोला कि वो शारीरिक और मानसिक उसकी जो तीव्र व्याधियाँ है वो शांत हो जाए, मतलब पेशेंट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। दूसरा हमने बोला कि उसका स्नेहन और स्वेदन जो पूर्व कर्म होते हैं वो अच्छे से हो जाए। तीसरा हमने बोला कि उसका पहले का खाया हुआ भोजन जो है वो अच्छे से पच जाए, क्या बोलते हैं इसे, सुजीर्ण भक्तम। तब उस व्यक्ति को मधु, मधुक, सैंधव लवण, राब से युक्त मदन फल कषाय पिलाना चाहिए। अब वमन है, मतलब हम वॉमिटिंग इंड्यूस करा रहे हैं, तो ऐसी तो वॉमिटिंग नहीं हो जाएगी, हमें कुछ ड्रिंक वगैरह पिलानी पड़ती है, एक कषाय पिलाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं मदन फल कषाय। तो इसमें हम क्या क्या मिक्स करके देते हैं, मधु दैट इज हनी, मधुक मुलेठी, सैंधव लवण और राब दैट इज फांडित। ये सारी चीज़ें मिक्स करके हम मदन फल कषाय उसको पिलाते हैं। तो हमने क्या बोला पूर्व कर्म में कि उसकी शारीरिक और मानसिक तीव्र व्याधियाँ शांत हो जाए, उसका सम्यक दैट इज अच्छे प्रकार से स्नेहन और स्वेदन हो जाए, फिर उसका जो पहले का खाया हुआ खाना है वो पच जाए दैट इज सुजीर्ण भक्तम, पहले का खाया हुआ खाना पच जाए, अच्छे से जीर्ण हो जाए। और फोर्थ हमने बोला कि ये सारे कंडीशंस जब हो जाए तब हम उसको क्या क्या पिलाएंगे, उसको हम मदन फल कषाय में पिलाएंगे, क्या क्या मिक्स करके, मधु दैट इज हनी, मधुक जो हमारा मुलेठी होता है, राब, फाणत और सैंधव लवण, ये सारी चीज मिक्स करके हम मदन फल कषाय मात्रा उसको देंगे। मधु, मधुक, सैंधव, फाणित उपहिताम मदन फल कषाय मात्रा पायते। तो ये सब मिक्स करके हम उसको मदन फल कषाय मात्रा पिलाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि कितनी मदन फल की कषाय मात्रा हमें देनी चाहिए, मतलब कि वो क्या अमाउंट है, क्या डोजेज है कि हम उसको कितना मदन फल कषाय पिलाएंगे। तो उसमें दो टर्म्स आती हैं, एक तो ये प्रति पुरुषम अपेक्षित व्यानि भवंती, कि हर एक इंडिविजुअल, प्रति पुरुषम अपेक्षित, हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट होती है। अब वो किस पे डिपेंड करेगी, एक तो उसके शारीरिक बल पे और दूसरा उसका कोष्ठ कैसा है, मृदु कोष्ठ है कि क्रूर कोष्ठ है, उस पे डिपेंड करेगा, मतलब उसकी बेसिकली जठर अग्नि पे, और दूसरा उसके शारीरिक मतलब उसके फिजिकल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि उसको कितनी हमें अमाउंट देनी है। तो ये टर्म क्या हो गई, प्रति पुरुषम अपेक्षित व्यानि भवंती, कि हर एक इंडिविजुअल की जो अमाउंट है, जो डोजेज होती है उसकी अपेक्षा अलग अलग होती है, मतलब उसकी अलग अलग अमाउंट होती है अलग अलग इंडिविजुअल के लिए। फिर आता है उतनी मात्रा देते हैं हम जितनी कि विकार करने वाले दोष, मतलब जिन दोषों की वजह से डिजीज हुआ है वो बाहर निकल जाए, और दूसरा अति योग और अयोग के लक्षण ना दिखे। तो मेन जो कंडीशंस हमें देखनी है वो क्या है कि जो भी डिजीज हुआ है जिन दोषों की वजह से, वो दोष बॉडी से बाहर निकल जाए, और दूसरा ना तो अति योग के लक्षण आए और ना ही अयोग के लक्षण आए, उतनी मात्रा। तो हम क्या बोलेंगे, वैकारिक दोष हरणाय उपद्यते, मतलब जो भी वैकारिक दोष है, जो प्रकुपित हुए दोष है वो बॉडी से निकल जाए। न च अति योग अयोगाय, न तो अति योग के लक्षण आए और न अयोग के लक्षण आए, मतलब कि सम्यक योग के लक्षण आए, उतनी मात्रा हम क्या देंगे, मदन फल कषाय देंगे। तो इसमें क्या टर्म्स हमने देखी, प्रति पुरुषम अपेक्षित व्यानि भवंती, कि हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट अमाउंट होती है, और दूसरा हमने क्या देखा, वैकारिक दोष हरणाय उपद्यते न च अति योग अयोग्य, कि इतनी अमाउंट हम देते हैं कि वैकारिक दोष बॉडी से निकल जाते हैं और ना तो अति योग के लक्षण आएंगे और ना ही अयोग के लक्षण आएंगे। तो ये तो हमारा था पूर्व विधि कि पूर्व कर्म क्या हम करते हैं। उसके बाद आता है मुख्य विधि कि मेन प्रोसीजर क्या होता है। हमने वमन द्रव्य पिलाने के बाद 1 मुहूर्त वेट करना है, मतलब कि 48 मिनट्स हम वेट करेंगे। उसके बाद नेचुरल अर्ज होएगी पेशेंट को वॉमिट करने की, मतलब वमन का वेग अपने आप आता है। उसके बाद अब हमें कैसे पता चलेगा कि वमन का वेग आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। क्या, सबसे पहला आता है स्वेद प्रादुर्भावेन, मतलब उसको पसीना आने लगेगा। अगर उसको पसीना आने लगेगा तो हम क्या सोचेंगे, दोष प्रविलायनम, मतलब उसके दोष जो है वो पिघल रहे हैं। जिन भी दोष की हम चिकित्सा कर रहे हैं, वमन बेसिकली कफ दोष के लिए होता है, तो जो भी दोष जिसकी वजह से डिजीज हुआ है और जिसके लिए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अगर पसीना आने लगा पेशेंट को तो हम समझेंगे कि वो दोष क्या है, वो पिघलना शुरू हो गए। तो स्वेद प्रादुर्भावेन दोष प्रविलायनम। फिर आता है लोमहर्षेण, मतलब कि अगर उसको गूजबम्स आने लगे तो हम क्या बोलेंगे, स्थानेभ्यः प्रचलितम,
कि दोष जो है, बढ़े हुए कुपित दोष जो है, पहले तो वो पिघल गए, उसके बाद वो अपने स्थान से चलना शुरू कर गए। अपने स्थान से चल के वो कहाँ आएंगे? कोष्ठ में आएंगे, ताकि कोष्ठ से, एक सेकेंड मैं आपको यहाँ बताती हूँ, जैसे वो इधर इधर कहीं और है, ठीक है, पूरी बॉडी में, फिर वो कहाँ आएंगे? कोष्ठ में आएंगे, यहाँ कोष्ठ में आएंगे, कोष्ठ से फिर वो बाहर जाएंगे वमन के थ्रू। तो पहला क्या हुआ? वो पिघलना शुरू हो गए। फिर जब गूजबम्स आएंगे तो हम सोचेंगे कि दोष जो है वो अलग अलग स्थान से, जहाँ भी वो कुपित हुए हैं वहाँ से कहाँ आएंगे? कोष्ठ में आएंगे, और फिर कोष्ठ से उनका वमन हो जाएगा। फिर थर्ड आता है सिम्टम हमारा कक्षी सम आदमापनेन, कि अगर उधर हमारा जो है वो आदमान, मतलब वो पेट हमारा फूलने लग गया, तो हम क्या सोचेंगे? कुक्षिम अनुगतम, कि जो दोष हमारे वो कुक्षी में आ गए, मतलब कि कोष्ठ में प्रवेश कर गए, उदर में प्रवेश कर गए वो। उसके बाद लास्ट है हल्लास आस्य श्रवणाभ्याम अपि। हल्लास मतलब जी मचलाना, अगर पेशेंट का जी मचलाएगा, और आस्य श्रवणाभ्याम मतलब उसका जो मुख है वो बहुत ज़्यादा, उसका जो माउथ है उसमें बहुत ज़्यादा सलाइवा की सिक्रीशंस होगी, तो हम क्या समझेंगे कि दोष की जो है वो अपवर्ड्स मूवमेंट हो रही है, ऊर्ध्वमुखी भूतम, कि दोष जो है वो अपवर्ड्स मूव कर रहे हैं। तो हमने क्या क्या लक्षण देखे? ये बहुत सिंपल है कि जनरली अगर आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है तो क्या क्या होता है? एक तो आपको पसीना आता है, गूज बम्स आते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? स्टमक एक, या ये तो चलो छोड़ो, आपको पसीना आया, गूज बम्स आया, फिर जब बिल्कुल वॉमिटिंग जैसा एकदम कंफर्म आपको लग रहा है कि हाँ वॉमिटिंग होगी, तो वो कैसे लगता है? जब एक तो आपका जी मचला रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, रेस्टलेसनेस फील हो रही है, और दूसरा आपके माउथ में बहुत ज़्यादा सलाइवा की सिक्रीशंस बढ़ जाती है। तो इन सब से ही आप समझते हो कि हाँ वॉमिटिंग आने वाली, वॉमिट होने वाली है। तो वही सेम लक्षण यहाँ पे दिख रहे हैं, और उन लक्षण का क्या पीछे का लॉजिक है वो हमने अभी देखा। उसके बाद आता है जब ये लक्षण दिखने लगे तो जानो समान ऊंचा, मतलब कि नी लेंथ जितना हम एक चौकी लेंगे, उसके ऊपर चद्दर बिछा के तकिया लगा के रोगी को बैठने के लिए बोलेंगे, पेशेंट को बैठने के लिए बोलेंगे। फिर रोगी के मस्तक, दैट इज उसके फोरहेड, दोनों पार्श्व जो लेटरल साइड है हमारे बैक की, वो उसकी नाभि, उसकी जो मतलब नाभि है उसको दबाएंगे, और उसके पेट को नीचे से ऊपर की तरफ मलेंगे, ताकि जो इतने भी दोष हैं जो उसमें कोष्ठ में आए थे वो वमन के थ्रू बाहर निकल जाए। रोगी अपने ओष्ठ तालु, मतलब अपने लिप्स को, पैलेट को, कंठ को खोलकर एवं गर्दन और शरीर के ऊपरी भाग को झुकाकर बैठे। वही मतलब हम वॉमिटिंग करते हैं तो हमारा माउथ खुला हुआ होता है, लिप्स खुले हुए होते हैं, पैलेट खुला हुआ होता है, और हमारा गला जो है वो खुला हुआ होता है, और हम थोड़ा झुक के वॉमिट करते हैं, तो वही यहाँ पे बोला है। तो हमने क्या देखा वमन की मुख्य विधि, कि क्या क्या लक्षण आते हैं? श्वेत प्रादुर्भावेन, अगर पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है मतलब दोष पिघल गए। लोम हर्षेन, गूजबम्स आ रहे हैं मतलब दोष अपने स्थान से चल दिए। फिर कुक्षी सम आदमान, उदर में अगर आदमान हो रहा है तो मतलब दोष उदर में आ गए। और हलास आस्य श्रवणाभ्याम हो रहा है, मतलब कि दोष जो है वो ऊर्ध्व गति उनकी हो गई है। उसके बाद आता है हमारा वमन अयोग लक्षण। ये तो थे कि वमन के क्या मतलब हमें मुख्य विधि क्या थी वो हमने कवर की। अब आता है अयोग के लक्षण, कि हमें कैसे पता चलेगा कि वमन नहीं हुआ। तो उसमें क्या आता है? अप्रवृत्ति, कि वमन के वेग का बाहर ना निकलना। ऑब्वियस सी बात है, हमने मदन फल कषाय उसको पिला दी लेकिन फिर भी उसको वॉमिटिंग नहीं हो रही, अप्रवृत्ति है, मतलब उसके जो वेग है वो नहीं निकल रहे, तो उससे हमें क्या समझ आएगा? वमन का अयोग हुआ है। दूसरा, वेगों का विभ्रंश और विबंध होना, मतलब कि या तो रुक रुक के आ रहे हैं, ढंग से नहीं आ रहे, तो वेग मतलब वॉमिटिंग अच्छे से नहीं होगी इन शॉर्ट, तो वो क्या है? वमन का अयोग लक्षण। फिर आता है वमन सम्यक लक्षण, कि हमें ठीक है उसको वॉमिटिंग हो गई, लेकिन हाउ विल वी नो कि वॉमिटिंग ठीक से हो रही है नहीं, मतलब वमन जो है, वमन का प्रोसीजर सम्यक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके क्या लक्षण है? यथा क्रमम दोष हरणम, कि दोष जो है वो प्रॉपर सीक्वेंस जो वमन में फॉलो होती है उसी सीक्वेंस में दोष बाहर निकल रहे हैं। क्या सीक्वेंस होती है? पहले कफ निकलता है, फिर पित्त और फिर वात, इसी सीक्वेंस में अगर दोष बाहर निकल रहे हैं। दूसरा, स्वयं मतलब कि अपने आप वेग जो है वो बंद हो जाएंगे। स्वयं च अवस्थानम इति,
पहला लक्षण क्या है कि क्रम के अनुसार, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो दोष है वो निकलेंगे, पहले कफ फिर पित्त फिर वात। दूसरा क्या है, वमन के वेग अपने आप रुक जाएंगे, उसको रोकने के लिए आपको कोई औषधि देने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या है, उचित समय पे वेग निकलेंगे, मतलब एक मुहूर्त हमने वेट किया तो उसके बाद नॉर्मल अपना जो वेग है वो निकल गए। और फोर्थ क्या है, अत्यधिक कष्ट ना हो, कि पेशेंट को वमन करने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा पेन ना हो। तो ये 4 हमारे मेन जो है वो है वमन के सम्यक लक्षण, कि क्रम से कफ पित्त और वात निकल रहे हैं, और जो वमन के वेग है वो अपने आप रुक रहे हैं, उसके लिए कोई हमें औषधि देने की ज़रूरत नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा पेन नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। और लास्ट क्या था कि उचित समय पे वेग निकल रहे हैं। उसके बाद आता है वमन अति योग लक्षण, कि अगर वमन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अति योग हो गया अगर, तो क्या लक्षण आएंगे। तो फेनिल रक्त चंद्रिक उपगमनम, कि फेनिल झागदार ऐसी खून की चंद्रिकाएं निकलेगी, मतलब वॉमिटिंग में झागदार ब्लड जैसा कुछ निकलेगा, तो हम क्या समझेंगे कि वमन का अति योग हुआ है। तो ये थे वमन के योग के लक्षण, योग सम्यक लक्षण और हमारा अति योग के लक्षण। उसके बाद आता है वमन कर्म के बाद धूम्रपान करना, ऐसा धूम्रपान है, सॉरी धूमपान है, ये यहाँ पे गलती से धूम्रपान लिख दिया है, यस। तो वमन कर्म के बाद हम धूमपान कराते हैं, ऐसा क्यों। अब आप वमन कर्म करा रहे हो, मतलब कि मुख से उसके जो है दोष है वो बाहर निकल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो दोष जो है वो ऊपर शिरोगत, मतलब सर में जाके शिरोगत व्याधि कर दे, या कोई भी हमारे ऊर्ध्व जत्रुकर विकार, मतलब जो भी हमारे डिजीजेस क्लेविकल के ऊपर वाले होते हैं, ENT डिसऑर्डर्स हैं, वो सारे होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो ऐसा ना हो, थोड़ी और शुद्धि हो जाए वमन के बाद, ताकि ये सारी पॉसिबिलिटीज़ ना हो, ना तो ऊर्ध्व जत्रुकर विकार हो और ना ही शिरोगत व्याधि हो, इसलिए हम क्या कराते हैं, धूमपान कराते हैं। तो हम एक मुहूर्त वेट करते हैं वमन के बाद, फिर स्नेहिक, विरेचनिक और उपशमनीय, इन तीनों में से कोई भी एक धूम लेते हैं और उसको हम कराते हैं, टू प्रिवेंट शिरोगत व्याधि एंड ऊर्ध्व जत्रुगत विकार। उसके बाद आता है संसर्जन कर्म। तो संसर्जन क्रम जो है उसमें बताया गया है कि वमन के बाद क्या डाइट फॉलो करनी है। अब ऐसा तो नहीं कि पेशेंट को आपने वमन कराया उसके बाद डायरेक्टली आप उसको नॉर्मल खाना दे रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। वमन के बाद अग्नि जो है वो वीक होती है, तो अग्नि को वापस दीपन करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर एक डाइट चार्ट फॉलो करते हैं। तो इसमें द्वादश काल बताए गए हैं, द्वादश मतलब 12 अन्न के काल बताए गए हैं, कि 12 अन्न के काल में हमें कैसे क्या देना चाहिए। या तो हम वमन के जिस दिन हमने वमन कराया उस दिन शाम को हम खाना शुरू कर देते हैं ये वाला, या फिर हम नेक्स्ट डे स्नान वगैरह जब पेशेंट कर लेते हैं उसके बाद खाना देना शुरू करते हैं, वो डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पे। तो पहले 3 काल जो होते हैं, मतलब फर्स्ट 3 जो हमारी मील्स होती है वमन के बाद, उसमें हम शाली चावल का यवागु देते हैं, नेक्स्ट 3 में हम विलेपी देते हैं, फिर नेक्स्ट 3 में हम शाली चावल में घृत मतलब घी मिला के, मूंग मिला के, नमक मिला के यूश देते हैं। और यूश मतलब मूंग की दाल का सूप काइंड ऑफ हो गया, उसमें उसके बाद उसको गर्म पानी पिलाने को देते हैं। उसके बाद जो हमारे लास्ट 3 बच्चे हैं 10th 11th और 12th अनकाल, उसमें हम मांस रस देते हैं, जिसमें हम मांस रस मतलब कोई भी हमारा एनिमल है उसके मांस का रस होता है, उसमें घी मिलाते हैं, उसके साथ हम भात देते हैं और बाद में उसको गर्म पानी पीने को देते हैं। तो ये तो मेंशन है जो सूत्र स्थान में वो है। नीचे जो कमेंट्री अगर आप पढ़ोगे तो उसमें सिद्धि स्थान के बारे में बताया गया है कि सिद्धि स्थान में संसर्जन कर्म अलग अलग शुद्धि के बेसिस पे कराया है, मतलब कि उनके अकॉर्डिंग 3 टाइप की शुद्धि होती है, उत्तम शुद्धि, मध्यम शुद्धि और हीन शुद्धि। उत्तम शुद्धि मतलब प्रॉपर अच्छे से अच्छे लेवल का वमन हो गया है ना, तो उसमें 12 अनकाल होते हैं। ये मैंने टेबल बनाई है कि पहले 3 में हम पेय देते हैं, फिर विलेपी, फिर अकृत यूश। अकृत और कृत यूश में क्या डिफरेंस होता है, अकृत अगर वर्ड आ गया मतलब बगैर किसी घी और नमक तेल इन सब का छौंका लगाए हुए, और कृतयुष मतलब घी का छौंका लगाए हुए, घी नमक ये सारी चीज़ कृत में होती है लेकिन अकृत में नहीं होती। तो ये है पेया, 3 बार पेया देते हैं, फिर 3 बार विलेपी, फिर अकृत योश, उसके बाद कृतयुष, अकृत मांस रस, फिर कृत मांस रस, उसके बाद सामान्य भोजन। तो उत्तम शुद्धि में 12 अनकाल होते हैं, फिर मध्यम शुद्धि में 8 अनकाल होते हैं, मतलब एक एक कम होता जाते हैं। जैसे ऊपर हमने 3 पेया देखे थे, 3 बार हम पेया दे रहे हैं, यहाँ पे 2 बार पेया, बाकी सारी चीज़ भी 2 बार।
2 बार पेया दे रहे हैं, फिर विलेपी, फिर अकृतयोश, कृतयोश, अकृत मासरस, कृत मासरस और सामान्य भोजन। फिर हीन शुद्धि में 4 ही अंतकाल होते हैं, पेया, विलेपी, कृत अकृत योश, कृत अकृत मासरस और फिर सामान्य भोजन हम उसका कंटिन्यू कर देते हैं। तो यही 4 से उसमें अंतकाल होते हैं। तो ये था पूरा वमन का प्रोसीजर। उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड टू विरेचन विधि कि विरेचन में क्या होता है। तो जो प्रोसीजर हमने वमन का देखा वही सेम प्रोसीजर विरेचन का भी होता है, लेकिन विरेचन में बस एक डिफरेंस होता है कि मैंने यहाँ पे भी धूम्रपान लिख दिया, आई एम रियली सॉरी, ये धूमपान है। तो विरेचन में भी सेम ही प्रोसीजर होता है, बस यहाँ पे धूमपान हम नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि वमन में धूमपान कराने का लॉजिक था क्योंकि हम ऊर्ध्व जत्रुकर विकार या शिरोगत व्याधि को प्रिवेंट कर रहे थे। विरेचन में तो अधोभाग से एनस के थ्रू हमारे दोष जो है वो निकलेंगे, तो ऐसे कुछ पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं, तो इसलिए हम धूमपान नहीं कराते हैं। उसके बाद आता है संशोधन के लाभ कि वमन और विरेचन कराते हैं जिनको हम संशोधन बोलते हैं, तो उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों हम कराते हैं। तो उसमें क्या बेनिफिट्स है? मल आपहम, जो मल है हमारे मतलब बढ़े हुए दोष है और जितने भी बॉडी में मल है उनको वो बाहर निकालता है। रोग हरम, डिजीज़ को बाहर, डिजीज़ फ्री करता है हमें। फिर बल और वर्ण प्रसादनम, बल और वर्ण की वृद्धि कराता है। पीतवा संशोधनम, मतलब संशोधन जब हम कराते हैं। सम्यक आयुषा युज्यते चिरम, मतलब कि अधिक समय तक उत्तम आयु हम जी पाते हैं। तो इस चैप्टर में यही सब था। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा था संशोधन उपयोगी द्रव्य संग्रह, कि हमें संशोधन उपयोगी द्रव्य क्यों रखने चाहिए। एक तो नॉर्मल यूज़ के लिए, और दूसरा कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर आए तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड होनी चाहिए। फिर उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम स्किल्ड हैं तो कॉम्प्लिकेशंस का तो चांस ही नहीं होना चाहिए था। उस पर फिर आत्रेय ने आंसर दिया था कि दोष, जितने भी हमारे फैक्टर्स है, दोष है, भेषज, आहार, बल है, व्यय है, मतलब सात में सत्व, जितने भी फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करते हैं हम, उन सब में सूक्ष्म अंतर होता है, उनकी अवस्थाओं में सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं जिसको एक कुशल वैद्य भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो देख पाए। तो इसलिए कॉम्प्लिकेशंस होना नॉर्मल है। तो इसलिए हमें सारी हमारे पास मेडिसिन स्टोर में होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी के टाइम में हम फार्मेसीज या मार्केट में ना भागे। फिर हमने आतुरालय, दैट इज़ हॉस्पिटल का देखा था कि जो हमारी बिल्डिंग है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, निवात होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें अधिक वायु नहीं आए। फिर एक ही मार्ग होना चाहिए जहाँ से वायु आए। रोगी के चलने फिरने की जगह होनी चाहिए, उसमें सनलाइट नहीं आनी चाहिए ज़्यादा और धूल नहीं आनी चाहिए। और जो हमारे मन के प्रतिकूल इंद्रियों के अर्थ नहीं होने चाहिए, मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो मन के प्रतिकूल, मन के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। उसके बाद फिर हमने ये सारे इक्विपमेंट्स देखे थे क्या क्या उसमें होने चाहिए। फिर वमन विधि में हमने पूर्व कर्म में देखा था कि उसके शारीरिक मानसिक तीव्र व्याधियाँ शांत हो जानी चाहिए। फिर स्नेहन और स्वेदन उसका अच्छे से हो जाना चाहिए। सुजीर्ण भक्तम, उसका पहले खाया हुआ भोजन पच जाना चाहिए। और फोर्थ हमने देखा था कि जब ये सारे लक्षण हमें दिख जाए, मतलब ये सारे कंडीशंस जब अप्रूव हो जाए, उसके बाद हम उसको मदन फल कषाय मात्रा मिला देते हैं। और उसमें हम मधु, मधुक, हनी, मुलेठी और फार्नत और सैंधव लवण ये सब मिक्स करके देते हैं। फिर हमने देखा मदन फल कषाय मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो प्रति पुरुषम अपेक्षित व्यानि भवंती, कि हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट डोज होती है। और दूसरा उसकी मतलब अमाउंट हम कैसे कंसिडर करते हैं कि जो विकारिक दोष है जिनकी वजह से डिजीज़ हुआ है, एक तो वो बॉडी से बाहर निकल जाए, और दूसरा अतियोग और अयोग के लक्षण ना उत्पन्न हुए। फिर मुख्य विधि में हमने 4 मेन लक्षण देखे थे कि स्वेद प्रादुर्भावेन, अगर पसीना आ रहा है तो हम मानेंगे कि दोष जो है वो पिघल गए हैं। लोम हर्षेन, गूजबम हो रहा है तो मतलब दोष जो है वो अपने स्थान से चल पड़े हैं और कोष्ठ में आ रहे हैं। कक्षी सम आदमापनेन, कि अगर आदमान हो रहा है मतलब कोष्ठ, जो दोष है हमारे वो कोष्ठ में आ चुके हैं। फिर हल्लास, जी मचला रहा है। आलस्य श्रवणात्, माउथ में सलाइवा की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो मतलब दोष जो है वो अपवर्ड्स मूव कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये सारे हम देख के जानू के समान एक ऊंची चौकी पे उसको बिठा के उसका फोरहेड, उसके पार्श्व और उसकी नाभि और कमर को नीचे से ऊपर की तरफ दबाते हुए उसको वमन कराते हैं। उसके बाद अयोग के लक्षण देखे कि वमन के वेग नहीं निकलेंगे। फिर सम्यक लक्षण में हमने देखा कि क्रम, कफ, पित्त और हमारा जो वात है ये क्रम फॉलो होना चाहिए। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो लक्षण है सम्यक वमन का वो यही है कि वेग जो है वो अपने आप रुक जाए, आपको उसको रोकने के लिए कोई चिकित्सा नहीं करनी पड़े।
उसके बाद वमन के अति योग लक्षण में हमने देखा था फेनिल रक्त चंद्रिकाएँ आती है, मतलब कि झागधार और ब्लड उसमें होता है। फिर वमन कर्म के बाद धूमपान हम क्यों कराते हैं वो हमने देखा। संसर्जन कर्म सूत्र स्थान और हमारा सिद्धि स्थान दोनों के अकॉर्डिंग हमने देखा। फिर विरेचन विधि हमने देखा कि सेम होता है, बस उसमें धूमपान हम नहीं कराते हैं। और संशोधन के हमने लाभ देखे कि मल दूर होते हैं बॉडी से, रोग हट जाता है, डिजीज़ फ्री होते हैं हम, बल और वर्ण सही होते हैं, और चिरकाल तक मतलब लंबे समय तक हम जो है वो सम्यक दैट इज़ अच्छी आयु जी पाते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इसके साथ ही आपका 15th चैप्टर कवर होता है चरक संहिता सूत्र स्थान का। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट्स है यू कैन आस्क इन द कमेंट्स सेक्शन and notes are available in the description box. Keep revising and stay tuned for the upcoming lectures. Okay, thank you.